इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं, साथ ही साथ सुबोध दीक्षित साहब हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। प्रणय, अगर बात की जाए, भारत की ओर से शोक जताया गया है निश्चित तौर पर, क्योंकि भारत और ईरान के संबंध काफी अच्छे थे। हाल ही के दिनों में चाबहार डील हुई थी। क्या इब्राहिम रईसी की मौत का किसी भी तरह से भारत और ईरान के संबंधों पर असर पड़ेगा, या ये माना जाए दोनों देशों के संबंध जो हैं वो काफी मजबूत हैं? देखिए चंदन, जहां तक संबंधों का सवाल है, भारत और ईरान के बीच में काफी मजबूत रिश्ते हैं और उनके ऊपर इस तरीके की किसी एक घटना के आधार पर संबंधों के अच्छे या खराब होने का आकलन नहीं किया जा सकता। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा, चाबहार परियोजना के लिहाज से इब्राहिम रईसी का जो 4 साल का कार्यकाल था वो बहुत अहम था, क्योंकि इसके अंदर चाबहार परियोजना न केवल कई ऑड्स के बावजूद, कई मुश्किलों के बावजूद तेजी से आगे बढ़ी, बल्कि 6 दिन पहले ही भारत और ईरान के बीच में एक 10 साल की लीज का जो एग्रीमेंट हुआ, जिसके लिए काफी समय से कोशिश चल रही थी, उसे मुकम्मल किया गया। तो वो काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। लेकिन जहां तक आगे के इसके प्रोजेक्शन का सवाल है, ये देखना होगा कि आने वाले जो नए राष्ट्रपति हैं वो आखिर इसे कैसे ले जाते हैं, इसमें आगे और क्या क्या जो परियोजनाओं में है, क्योंकि जब कोई बड़ा लीडर जाता है चंदन, तो उसके बाद बहुत सारी चीजें जो है निश्चित तौर पर चीजें थोड़ी सी वहां अटकती हैं, और आगे उसे आगे बढ़ाने के लिए जो नया लीडर आएगा, देखना है कि वो किस तरह से आगे बढ़ती हैं। के सिन्हा साहब, चाबहार डील जिसको लेकर के कहा जाए कि भारत और ईरान के संबंधों में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू रहा था, पिछले कुछ समय से अटकी हुई थी, लेकिन अचानक से यह खबर आई कि यह डील अब पूरी तरह से फाइनल हो चुकी है। कितना अहम है भारत के लिहाज से चाबहार का यह पोर्ट, और इब्राहिम रईसी की इसमें क्या भूमिका रही थी? देखिए चंदन, जो चाबहार का पोर्ट है वो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की जब हम बात करते हैं, जैसे आपने सी पैक सुना जो पाकिस्तान से चाइना लेके जाता है, उसी तरह नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, जो कि हमारे ये रशिया के बॉर्डर से लेते हुए ईरान के चाबहार पोर्ट, क्योंकि वही एक ओसनिक पोर्ट है। उसके बाद सीधा उसका जो हमारा है, भारत के हमारे 2 पोर्ट्स, बड़े पोर्ट हैं, एक गुजरात में और एक बॉम्बे से, उसका जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा एक डील है। ये 2015 में ही हुआ, ये मोदी सरकार आई थी 2014 में, उसके बाद 2015 में ये डील हुआ था। उसके बाद केवल इसको ऑपरेटिंग, क्योंकि ये तैयार तो हो चुका था, मगर कौन इसको ऑपरेट करेगा, इसके ऊपर में संशय बनी हुई थी। जिस तरह से चीजें बनी और सैंक्शन लगाया गया ईरान के ऊपर में, खास करके जब ट्रंप साहब आए थे, उसके बाद ये जो हमारी डील होती थी, जो हम मानते थे कि हमारा बहुत बड़ा आयात होगा तेल को लेकर के, उसको रोकना पड़ा था। मगर जो हमारी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की जब हम बात करते हैं, तो केवल सेंट्रल एशियन रिपब्लिक रशिया वो चल पड़ा था। और ये 6 दिन पहले जैसे प्रणय बता रहे थे, जो अभी हमारे कौन इसको ऑपरेट करेगा, इंडिया ने उसको क्लियर कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा डील है और एक बहुत बड़ी परिदृश्य में यदि आप देखें तो अभी जो नया एक और जो है, जिसमें देखिए इजराइल के क्यों हुआ, भारत के लिहाज से कहा जाए तो ईरान के साथ संबंध बहुत मधुर हैं, और इब्राहिम रईसी के राष्ट्रपति बनने के बाद ये संबंध और भी बेहतर हुए थे, रणनीतिक तौर पर साझेदारी काफी बढ़ी थी। लेकिन अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान पिछले कुछ समय से सुर्खियों में था, और खास तौर पर ट्रिपल एच को लेकर हमास, हूती और हिजबुल्लाह की वजह से काफी सुर्खियों में रहा था। दीक्षित साहब, अगर बात की जाए पूरी दुनिया की, तो ईरान सबसे ज्यादा चर्चित देश था पिछले कुछ समय में। अमेरिका और इजराइल के साथ साथ यूरोपीय देशों के लिए भी परेशानी बढ़ रहा था, और सऊदी अरब को भी नहीं भूलना चाहिए। जी चंदन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और जितने भी आपने नाम लिए जिन जिन देशों के, इन सबको ईरान से एक प्रमुख समस्या ये थी कि ईरान पूरी ताकत से, पूरी जोर से, बिना डिक्लेयर किए हुए अपने परमाणु अभियान पर लगा हुआ था। और इन सभी देशों को ये चिंता थी कि अगर इसमें ये सफल हो जाता है तो भविष्य के लिए उस इलाके में ये प्रतिनिधित्व करेगा। तो एक के बाद एक कई तरीके से पॉलिटिकल हमले भी हुए, मिलिट्री हमले भी हुए, और ईरान को डीस्टेबलाइज करने की कई बार कोशिश की जा चुकी है। तो मेरा मानना है कि ये एक प्रमुख कार्रवाई हो सकती है उस दिशा में, ताकि ईरान को स्टेबल ना रखा जाए। जी, परमाणु हथियार बनाने की बात जो है ईरान कई बार कह चुका था, और डीस्टेबलाइज करने की ईरान को कोशिश की जा रही थी। के सिन्हा साहब, पिछले कुछ समय में 2021 में जब से इब्राहिम रईसी आए थे, ईरान की अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय भूमिका काफी ज्यादा बढ़ी थी। रूस के साथ उसका संबंध बढ़ा था, ट्रिपल एच की हमने बात की, इजराइल के साथ वहां पर काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा था। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फ्लैम्बॉयंट नेता के तौर पर देखे जा सकते हैं इब्राहिम रईसी। चंदन सही बता रहे हैं। देखिए, वेस्ट एशिया के अंदर में, जब मैं पहले भी आपके पहले
सेगमेंट में बताया था कि जब ट्रांस अटलांटिक से ये शिफ्ट होकर के मिडिल ईस्ट में आता है, और उसके बाद आप देखिए हूती से ये इंडियन ओशन होता हुआ, और इसका कहीं ना कहीं इंडिया पैसिफिक पे भी असर पड़ना था। तो ये पूरे प्रदेश को बदल रहा था, और उसमें इब्राहिम रईसी और खास करके हुसैन अमीर साहब का, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, उनकी बहुत बड़ी सोच थी। जो बड़ी चीज है, यदि आप देखिए तो आप अपनी ध्यान ले जाइए 14 अप्रैल जब ईरान ने वहां पर इजराइल के ऊपर में एक पहली बार डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में उसने मिसाइल फायर की, ड्रोन फायर की, और सबको पता है। उसके बाद मोसाद का एक एग्रीमेंट हुआ था अजरबैजान, इसको समझना बहुत जरूरी है, और उनको मोसाद को पहली बार बेस मिला है अजरबैजान में पूरे के पूरे नजर रखने में। और आप 17 तारीख को जो हुआ था आपने इस्फहान के अंदर में ईरान के ऊपर में, तो वहां पर भी मोसाद उसको तीखी नजर से देख रहा है। एक और बात जल्दी से मैं बताना चाहूंगा कि जब ये गए थे अजरबैजान में अभी, तो वहां से उनको आर्मेनिया जाना था। ठीक है, तो आर्मेनिया में ये गए नहीं, वो डायरेक्ट फिर ठहरा, क्योंकि अभी एससीओ की मीटिंग होनी थी और उनको जाना था। ठीक है, काजाकिस्तान। एक चीज साफ है कि इब्राहिम रईसी के राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान की सक्रियता बहुत ज्यादा बढ़ी थी, और निश्चित तौर पर कई दुनिया के ताकतवर देशों को ये बातें खल रही थी। लेकिन अभी शुरुआती जानकारी यही मिली है कि यह हादसा हुआ है, और इसके बाद आगे जांच में पता चलेगा कि अगर कोई साजिश का एंगल था या नहीं। लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी है, हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरानी राष्ट्रपति की मौत हुई है, इब्राहिम रईसी की मौत हो चुकी है, उनके साथ साथ ईरान के जो विदेश मंत्री थे उनकी भी मौत हो चुकी है। वो भी उन 9 लोगों में सवार थे जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं। रेस्क्यू टीम को हेलीकॉप्टर का मलबा मिला है, और कल रात ही ये बात साफ हो चुकी थी कि जो हार्ड लैंडिंग हुई थी उसके बाद किसी का बचना वहां बहुत मुश्किल है। लगभग 15 घंटे बाद इस मलबे को बरामद किया जा सका है, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना वो डिफिकल्ट टेरेन था, मुश्किल एरिया था जहां पर ये हादसा हुआ था। आप सभी का शुक्रिया, सिन्हा साहब, दीक्षित साहब और प्रणय, आपका हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।